नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत के 3 भाग प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल में से प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात पाषाण युग को विस्तार से जाना था। अब बारी आती है आदि ऐतिहासिक काल की। वह काल जिसमें पुरातात्विक स्रोत व लिखित स्रोत दोनों ही प्राप्त हुए हैं, बट इस लिखित एवं साहित्यिक स्रोत को लिपिबद्ध नहीं किया जा सका है, इन्हें पढ़ा नहीं गया है। परंतु इस लिपि के बारे में कुछ बातें हम जरूर कह सकते हैं, जैसा यह एक पिक्टोग्राफिक अर्थात चित्रलिपि है जो कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। इन जनरल जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, बट यह अनुमान लगाया गया इस लिपि को देखकर कि ये लिपि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों हम चलेंगे एक ऐसे भारत की ओर जो लगभग 5000 साल पुराना है। इस समय हमारे पूर्वज पहली बार एक नगरीय सभ्यता की शुरुआत कर रहे थे। बात उन दिनों की है जब सन 1826 में चार्ल्स मैसन, जो कि एक भगौड़ा सैनिक था, एक्चुअली उसे ट्रेवलिंग पसंद थी, तो वो सैनिक से भाग आया था और ट्रेवल करना शुरू कर दिया था। ट्रेवल करते वक्त जब वो पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पहुँचा, वहाँ उसे कुछ खंडहर जैसे साक्ष्य मिले, परंतु चार्ल्स ने इसे यूनान यानी सिकंदर के समय का साक्ष्य समझा और उन्होंने इसके बारे में नैरेटिव ऑफ जर्नी में अपनी यात्रा का विवरण बताते वक्त लिखा भी, पर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी क्रम में 1853 में कनिंघम को यहाँ पर एक मुहर भी मिली जिसे उन्होंने समझा कि ये मेसोपोटामिया की है। इसके कुछ समय बाद 1856 में ब्रंटन ब्रदर्स को लाहौर रेलवे लाइन के काम के दौरान काफ़ी मात्रा में ईंटें मिली थी। यह सबसे ठोस प्रमाण था, परंतु इन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे रेलवे लाइन के नीचे बिछवा दिया। इसके बाद दयाराम साहनी आए और उन्होंने हड़प्पा क्षेत्र में खोज की अनुमति मांगी। हड़प्पा क्षेत्र रावी नदी नामक स्थान पर खुदाई की। दयाराम साहनी मिट्टी हटाते जा रहे थे और उन्होंने काफ़ी मात्रा में ईंटें मिली, कुछ प्राचीन वस्तुएं भी मिली, जिससे यह आश्चर्य हुआ कि ये कोई साधारण सभ्यता नहीं बल्कि एक विकसित नगर सभ्यता है। इसीलिए वास्तविक खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा ही मानी जाती है। इसी क्रम में 1922 में आर.डी. बनर्जी ने सिंध मोहनजोदड़ो की खुदाई की, तो वहाँ एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा शहर निकला, चौड़ी सड़कें, नालियाँ, घर आदि। इस बात को बनर्जी और दयाराम ने 1924 में सर्वेक्षण प्रभारी को दिया, जो कि एक ब्रिटिशर था, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसे द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में दिया और घोषणा की कि हमने एक सभ्यता की खोज की है जो कि सिंधु नदी के पास है, अर्थात इंडस वैली के आसपास है। यहीं से दुनिया ने इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन व सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना। 1925 में जॉन मार्शल ने यहाँ खुद विजिट किया और इसका श्रेय प्रभारी होने के नाते जॉन मार्शल को ही जाता है। इनके सुझाव पर ही इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु यानी इंडस रिवर, सिंध नदी, घाटी नदी के पास का क्षेत्र। परंतु यह सभ्यता सिर्फ सिंध नदी के आसपास तक सीमित नहीं थी। यह झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज जैसी नदियों के आसपास भी मिली। जॉन मार्शल ने अपनी बुक में सुझाव दिया कि सिंध नदी से बाहर भी सभ्यता मिलने पर इसे भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन कहा जाए। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। परंतु हिस्ट्री के रूल के अकॉर्डिंग प्रथम सभ्यता हड़प्पा के आसपास मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। इसके समकालीन अन्य सभ्यताएं भी हैं, अर्थात इसी समय की सभ्यता, जैसे मिस्र, इजिप्ट की नील नदी की सभ्यता है, ईरान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता है जो कि टाइग्रिस नदी के आसपास है, चीन की सभ्यता जो कि हुआंगहो नदी के आसपास है, फिर है भारत की जो अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अब हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यह अपने समय की सबसे विस्तृत और विकसित सभ्यताओं में से एक है। इसमें अभी तक लगभग 1400 कस्बे व शहर को खोजा जा चुका है। इसके समकालीन सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी और विकसित है और यह मिस्र सभ्यता से 20 गुना बड़ी है।
ब्रिटिशर्स के अनुसार भारतीय इतिहास में वैदिक काल ही सबसे पुरानी सभ्यता थी, परंतु जब इस सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण हुआ तब पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, जिसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर व पश्चिम में बलूचिस्तान के सुत्का-गेंडोर तक है। इसका विस्तार लगभग 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ये अपने समय की सबसे विस्तृत सभ्यता है। इसके अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है और सबसे छोटा स्थल आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। चलिए आगे पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स जिन्हें हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आर.डी. बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का श्रेय किसको जाता है? जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने ही इंडियन सिविलाइजेशन कहने का सुझाव दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से पश्चिम में बलूचिस्तान के सुत्का-गेंडोर तक है। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की ओर। अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि इसका नामकरण कैसे हुआ, किसने कब से कब तक इसका काल था, किसने इसकी खोज की। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके राजनीतिक जीवन के बारे में, इसके सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, ये नगरीय सभ्यता कैसी थी, कृषि और व्यापार कैसा था। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं ये नगरीय सभ्यता कैसी थी। कल्पना कीजिए आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व जब दुनिया के बड़े हिस्से में लोग आदि मानव जैसा जीवन जीने को बाध्य थे, तब सिंधु घाटी के लोग एक योजनाबद्ध नगर बना चुके थे। पकी हुई ईंटों के घर, सीधी सड़कें, एक दूसरे को काटती हुई ग्रिड सिस्टम से 90 डिग्री पर, घर से जुड़ी हुई नाली, उनके ऊपर निकासी तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम तो उस टाइम का कमाल का था। मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ महान स्नानागार भी मिला है। शायद यहाँ धार्मिक या सामाजिक स्नान होता होगा। 27 कमरों का भवन, अन्नागार आदि मिले। धोलावीरा से पता चलता है कि शहर 3 हिस्सों में बटा था। किला, शासक वर्ग जहाँ पे बड़े भवन मिले हैं जैसे ग्रेट बाथ, मध्य नगर, निचला नगर जहाँ आम लोग रहते थे। कालीबंगन से एक अग्निवेदी मिली है। लोथल यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिला है जो ये इशारा करता है कि यहाँ पर समुद्री व्यापार होता था। अब बढ़ते हैं कृषि और व्यापार की ओर। ज़रा सोचिए उस समय का रहन सहन व नगर को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, कृषि और व्यापार। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, तिलहन और कपास उगाते थे। दुनिया का सबसे पहला कपास उत्पादन यहीं हुआ है। खेतों में जुताई के चिन्ह भी कालीबंगा से मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि खेती होती थी। मिट्टी के हल बनावली से यहाँ से एक खिलौना प्राप्त हुआ है जिससे पता चलता है कि उस समय भी हल का उपयोग होता था। गन्ना और रागी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंचाई पूरी की पूरी वर्षा पर निर्भर होती थी। सिंचाई के लिए नहर का प्रमाण सिर्फ सोतुगई अफगान से मिला है। कई स्थानों पर जानवरों की हड्डी के जले भाग मिलने से पता चलता है कि उस समय पशुपालन सुरक्षा के लिए व मांस दोनों का प्रयोग होता था। अब अगर व्यापार की बात करें तो हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया व मिस्र में भी मिली हैं। ये व्यापार की ओर संकेत करते हैं। मंके अर्थात आभूषण बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो से मिला है। इसे आर्थिक राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की कहते हैं। यहाँ का प्रमुख उद्योग वस्त्र का था। सिक्के का कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे अब पता चलता है कि वस्तु की लेन देन के लिए वस्तु का ही विनिमय होता था। यहाँ धातु का प्रयोग होता था जैसे तांबा, सोना, चांदी, कांसे के उपकरण व मूर्तियाँ, कीमती पत्थर, परंतु यहाँ पर लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब बात आती है सामाजिक जीवन की, तो सोचिए उस समय का रहन सहन कैसा होगा। सबसे पहले आप ये बात नोट कर लीजिए कि यह सभ्यता अपने ग्रामीण सभ्यता से ही नगरीय सभ्यता में उभरी है, जिसका प्रमाण घोष ने दिया है। घोष ने ही इस बात की पुष्टि की है।
यहाँ के लोग ऊन व कपास के वस्त्र धारण करते थे, साथ ही आभूषणों का भी शौक रखते थे। यहाँ से एक मूर्ति मिली है जिसके वस्त्र को देखकर ये कहा जा सकता है कि लोग ऊन व कपास के वस्त्र धारण करते थे। बच्चों के मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, जिसमें से कुछ खिलौने तो अभी भी उपयोग में आते हैं, जैसे डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज स्टैच्यू मोहनजोदड़ो से मिला है और प्रीस्ट किंग भी मिला है। यहाँ के मिट्टी के खिलौने व मूर्ति उनकी कला कौशल की गवाही देते हैं। यहाँ के राजनीतिक जीवन की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। मुख्यतः ये माना जाता है कि व्यापारी वर्ग या पुरोहित वर्ग द्वारा ही शासन किया जाता था। हंटर के अनुसार यहाँ की व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। अब अगर हम आगे बढ़े और धार्मिक जीवन की ओर बात करें तो जहाँ पर दुनिया भर में सभ्यताएं अभी भी उभर रही थीं, वहीं सिंधु घाटी के लोग शांति व समृद्धि के साथ रहते थे, जिसकी पुष्टि कोई भी हथियार न मिलने के कारण होती है। उनका जीवन कृषि और व्यापार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि धार्मिक जीवन भी उतना ही समृद्ध और रहस्यमयी था। यहाँ के लोग मदर ऑफ गॉडेस की पूजा करते थे, अर्थात मातृ देवी की पूजा करते थे। यह मूर्ति प्रजनन और समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है, पर यहाँ पर कोई भी बड़ा मंदिर नहीं मिला है, जिससे ये समझ में आता है कि लोगों के निजी जीवन में धर्म था, परंतु बाहर दिखावा या दिखाने के लिए नहीं था। बैल, बकरी, हाथी जैसे पशुओं को पवित्र माना जाता है, परंतु कई जगहों पर अग्नि कुंड भी मिला है, जो अग्नि पूजा को दर्शाता है, संभवतः बलि की ओर भी संकेत करता है। यहाँ पर मृतकों को दफनाने जलाने का भी आंशिक सावधान की परंपरा थी। दफनाने हेतु कब्रगाह हड़प्पा से मिली है, जिसमें R37 कब्रगाह भी मिली है, और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाना व आंशिक सावधान का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला महान स्नानागार भी जल से शुद्धिकरण करना, स्नान करना जैसे बातों की ओर संकेत करता है। यहाँ पर एक मुहर भी मिली है, जिस पर पशुपति महादेव जैसे देवता की छवि है, जो योगासन में बैठे हुए हैं और चारों ओर पशु खड़े हैं। जनरली यहाँ जो मुहर मिली थी वो रेक्टेंगुलर शेप की होती थी और इससे टाइट की बनी होती थी, मिट्टी की नहीं। इस पर ज़्यादातर एक जानवर की फोटो भी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ऐसे नगर मिले हैं जो आज भी हमें चकित करते हैं। जहाँ के घरों के जो दरवाजे और खिड़की होती थी वो सामने की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलती थी। जहाँ के ईंटों में एक रूपता होती थी। ये सब बातें आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। फिर अचानक ये कहानी ऐसे कैसे ख़त्म हो गई, तो चलिए जानते हैं इनके पतन के कारण। यह लगभग 1750 BC से शुरू हुआ। धीरे धीरे यह सभ्यता बुझने लगी, जिसका मुख्य कारण लोग बताते हैं एक दिन अचानक से बाढ़ आई होगी, नदियाँ अपना किनारा तोड़कर नगरों में घुस गई होंगी। वहीं पर कुछ इतिहासकार जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का कहना है कि बाहरी आक्रमण, आर्यों द्वारा आक्रमण हुआ होगा, जो घोड़े और हथियार लेकर आए होंगे, लोग मारे गए होंगे और अपना नगर छोड़कर चले गए होंगे। वहीं कुछ का कहना है कि सभ्यता अपने ही बोझ तले दब गई, स्नानागार सूख गया और सब कुछ शांत हो गया। या ये भी हो सकता है कि तेज भूकंप से सारा का सारा नगर तबाह हो गया हो। इस प्रकार यह सभ्यता अपने पीछे इतिहास की सबसे अद्भुत धरोहर छोड़ गई। सिंधु घाटी सभ्यता 7 बार बसी, 7 बार उजड़ी, फिर इसके बाद के पतन से ये कभी उभर नहीं पाई। इसके बाद शुरू होता है वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लास्ट में दिया है। आपका धन्यवाद।